गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात करते हैं यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 और टॉपिक रहने वाला है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है आपका, वहाँ पर हम गिब्स फ्री एनर्जी के साथ उसका रिलेशन देखने वाले, किस तरीके से गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या रिलेशन रहता है। तो आप फर्स्ट ऑफ यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड क्या होता है आपका। देखो, वर्क डन से आप W से रिप्रेजेंट कर सकते हो और यहाँ पर किसको लेकर के है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन 1 सेकेंड के अंदर। तो वो आपका इक्वल होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपका हम यहाँ पे क्या राइट करते हैं, E ऑफ द सेल मल्टीप्लाई बाई चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है, चार्ज ट्रांसफ़र F फैराडे कांस्टेंट, और कितने नंबर ऑफ आपके चार्ज ट्रांसफ़र हो रखे हैं उसको हम N से डिनोट कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जितने हो रहे हैं, वहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रखा है, वर्क डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है, ये आपका क्या है, 1 सेकेंड के अंदर आपका कितना वहाँ पर वर्क डन होगा। तो वो होगा आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज ट्रांसफ़र इन टर्म्स ऑफ कूलम। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कूलम मोल्स। ठीक है, तो मोल्स में आपका क्या होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर इलेक्ट्रॉन की अगर नंबर्स ऑफ मोल्स की चार्ज को कैटेगराइज करना चाहें तो वो आपका क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि F आप निकालना चाहोगे तो क्या होगा, चार्ज इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 एटम आयन स्पीसीज। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपका अप्रोक्स निकल के आने वाला है 96,500। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, अप्रोक्स यहाँ पे आ रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका आ रखा है वो क्या आ गया, 1 कूलम के अंदर कितना चार्ज ट्रांसफ़र है, और इसी को हम बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। तो यहाँ पर F आपका हो जाएगा कितना, ये 96,500, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी वहाँ पर मोल्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 सेकेंड के अंदर कितना वर्क डन यहाँ पर आप गेन कर रहे हो। ठीक है, तो ये मिटा रहे हैं भाई। तो यहाँ पर हम फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ गई है। अब आपका इलेक्ट्रिकल ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि मैक्सिमम जो सेल के अंदर मैक्सिमम वर्क डन आपको क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन सेल के अंदर, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ आपके मोल्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपके ट्रांसफ़र होते रहेंगे उतना आपका क्या मिलता जाएगा, आपको वर्क डन मिलता जाएगा। तो वो आपका इसी के साथ NFE ऑफ सेल, कितने नंबर्स ऑफ, यहाँ पर जितने यहाँ पर नंबर्स ऑफ मोल चार्ज की ट्रांसफ़र होते रहेंगे उतना ही क्या होता जाएगा, आपको वर्क डन मिलता रहेगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये मैक्सिमम वर्क डन आपको सेल के अंदर तभी मिल पाएगा जब आपका वहाँ पर जो चार्ज ट्रांसफ़र है वो क्या हो, रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल। ठीक है, अब रिवर्सिबल क्या होता है, देखो रिवर्सिबल के साथ साथ हम इरिवर्सिबल भी पढ़ेंगे, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल क्या होता है। तो यहाँ पर
हम बात कर लेते हैं रिवर्सिबल क्या है। 11th क्लास में आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स टर्म के अंदर, और यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी का जिक्र आ रखा है। तो गिब्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आती है, वो आपको बताते हैं कि कब रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी कब नहीं होगी, इस तरीके से वो बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि डब्ल्यू मैक्सिमम आप तभी अचीव कर पाओगे जब आपका जो भी चार्ज है वो क्या हो, रिवर्सिबल हो। तो रिवर्सिबल कहने का मतलब ये है, जैसे एक अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक बलून है और बलून के अंदर वहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने उसके अंदर एयर डाल दिए तो गैस के पार्टिकल होंगे इसके अंदर। तो यहाँ से आपने इसके ऊपर बाद में इसके ऊपर आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स लगाया। जैसे ही आपने फोर्स लगाया, मतलब फोर्स की फॉर्म में आपने क्या लगाया, फोर्स आपने यहाँ पर लगाया प्रेशर। ठीक है, प्रेशर आपने लगाया है। ठीक है, प्रेशर ठीक रहेगा क्योंकि पर्टिकुलर एरिया पे आपने लगाना है। ठीक है, तो प्रेशर आपने यहाँ पे लगाया। जैसे आपने प्रेशर लगाया तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, इसकी जो शेप है वो ऐसी हो गई और वॉल्यूम क्या हो गया आपका, वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो गया। ठीक है, बट जैसे ही आपने ये प्रेशर वापस से क्या किया, इसको हटा दिया, तो ये फिर से ये क्या हुआ, इसी शेप में आ गया। ठीक है, इसी शेप में जितना इसका ये वॉल्यूम था वैसा ही आ गया। तो ये प्रोसेस होता है रिवर्सिबल। अगर आप दूसरा केस इसी के साथ ले रहे हो, अगर ये आपका बलून है, ठीक है, ये बलून है, आपने यहाँ पर प्रेशर लगाया और साथ साथ में बलून को अब की बार क्या कर रखा है, जैसे जैसे प्रेशर आपने लगाया तो वहाँ से कुछ गैस के पार्टिकल बाहर रिलीज होने लग गए। जैसे आपने प्रेशर लगाया तो गैस के पार्टिकल वहाँ पे रिलीज हुए, तो इसकी कुछ शेप ऐसी हो गई। ठीक है, ऐसी हो गई प्रेशर लगाने के साथ साथ में। बट जैसे आपने जब ये प्रेशर रिमूव किया यहाँ पे इस फॉर्म में, वापस से यहाँ पर आप प्रेशर लगा रहे हो, यहाँ पर प्रेशर आपने अप्लाई किया और यहाँ पर प्रेशर जो है वो क्या किया, रिमूव किया। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या है, प्रेशर आपने पहले लगाया, यहाँ पर प्रेशर क्या किया, अप्लाई, और वापस में जब आपने प्रेशर क्या किया, रिमूव किया। ठीक है, वापस से जब आपने प्रेशर को रिमूव किया तो हमने देखा कि ये वाला जैसे हमने प्रेशर रिमूव किया तो ये वाली आपकी वॉल्यूम वो एडजस्ट नहीं आ पाया, मतलब वॉल्यूम में कुछ कमी हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस की वजह क्या है कि कुछ सम गैस के पार्टिकल यहाँ पे रिलीज हो गए। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जैसे ये आपका सेल है, ठीक है, ये आपका सेल है, अगर आपको इसका मैक्सिमम आपको अगर वर्क डन चाहिए तो उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, उसकी कंडीशन ये है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आपके पास हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपके आ रहे हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस भी जाने चाहिए। वापस जाने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पर हीट हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जो करंट आपका यहाँ पर हो रहा था वो करंट का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो करंट का लॉस नहीं होगा। अगर करंट का लॉस नहीं होगा तो वहाँ पर हम क्या ले पाएंगे, W मैक्सिमम ले पाएंगे, वर्क डन मैक्सिमम ले पाएंगे। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस रहा तो वहाँ पर किसी तरीके से करंट का लॉस हो जाएगा। हो सकता है रजिस्टेंस की वजह से, ठीक है, हो सकता है रेजिस्टेंस की वजह से या कुछ और इसके अंदर रिएक्शन में कुछ कमी आ गई हो या फॉरवर्ड नहीं हो रही हो, तो उस तरीके से क्या हो गया होगा कि जो करंट है वो किसी तरीके से लॉस हो गया होगा। अगर लॉस हो गया हो तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो वहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल में तो हम W मैक्सिमम ले ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। मतलब जितना आप यहाँ पर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आप ले रहे हो वैसे ही आपके वापस आने चाहिए। मतलब रेजिस्टेंस की फॉर्म में कोई करंट का लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम बोलते हैं W मैक्सिमम इक्वल टू NFE, और किस फॉर्म में, जब आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो। ठीक है, मतलब करंट का लॉस नहीं होना चाहिए, तब आप क्या ले सकते हो, तब आप ले सकते हो W मैक्सिमम, मतलब वर्क डन आप क्या ले सकते हो, मैक्सिमम ले सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये सोल्व आउट किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगला ये लगा देते हैं, W जो आपका मैक्सिमम है, ठीक है, वो आपका -NFE ऑफ सेल।
ठीक है। अब ये जो माइनस साइन आ रखा है वो किस वजह से आ रखा है? देखो हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ रखा है, अगर वर्क डन अगर एक्सटर्नल अगर आपका हो रहा है तो वो पॉजिटिव में होगा, अगर वर्क डन सिस्टम ने कर रखा है तो वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। और यहाँ पर जो वर्क डन हो रखा है वो सिस्टम करता है, अगर सिस्टम वर्क डन करता है, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होगा? आपका नेगेटिव में होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं नेगेटिव साइन, ठीक है। अब ये होता है कि हमारे पास एक टर्म है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अगली जो नेक्स्ट है टर्म ये है कि जो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में देखें तो डेल्टा जी भी आपकी क्या देती है? वो भी क्या करती है? मैक्सिमम, वो भी वर्क डन की बात करती है, ठीक है, चेंज इन, वो बात करती है चेंज इन एनर्जी। और क्या वो प्रोड्यूस करती है वहाँ पर? किसके बारे में बात करती है? वर्क डन, वर्क डन। तो यहाँ पर डेल्टा जी भी आपकी क्या बात करती है? जब भी एनर्जी का चेंजमेंट होता है तो वो भी किस बारे में बात करती है? वर्क डन के बारे में बात करती है। और यहाँ पर डब्ल्यू मैक्सिमम भी वर्क डन हो गया। तो इस तरीके से इसके और इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं डब्ल्यू मैक्सिमम इक्वल टू डेल्टा जी, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये वैल्यू, इसको हम कहाँ पे राइट कर सकते हैं? डब्ल्यू मैक्सिमम की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा जी। तो ये आपका है डेल्टा जी माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। और रही बात आपकी, अगर हम स्पॉन्टेनिटी की वर्क देखें यहाँ पर, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी कर लेते हैं, स्पॉन्टेनिटी। अगर हम स्पॉन्टेनिटी की बात करें तो डेल्टा जी आपका क्या होना चाहिए? नेगेटिव, जो कि आपका क्या आएगा? नेगेटिव में। और आपका ई ऑफ सेल आपका क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए। तो रिएक्शन कैसी होगी आपकी? रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात कर लेते हैं, रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। तो ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आनी है और ई ऑफ द सेल यहाँ पर आपका क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर ई ऑफ सेल आपका क्या आ रखा है? पॉजिटिव। डेल्टा जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि डब्ल्यू आपका जो गिव फ्री एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की क्या रिलेशन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा, ये हम लिख सकते हैं डेल्टा जी माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, ठीक है। तो अब ये साफ कर दें भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर जो आपकी सारी की सारी कंडीशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब ये ई नोट आपका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डेल्टा जी भी आपका किस फॉर्म में हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। तो हमारे पास ये निकल के आ रही है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल जो चेंज इन फ्री एनर्जी है, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारे पास एक क्या आती है? इक्वेशन आती है थर्मोडायनेमिक्स टर्म में। तो वो आपकी इक्वेशन क्या निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं हम एक्चुअल रिएक्शन, एक्चुअल चेंज इन फ्री एनर्जी, एक्चुअल चेंज इन फ्री एनर्जी एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हम उसको प्रोसीड कराना चाहें तो वो प्रोसीड नहीं होती हैं। तब हम क्या करते हैं? कुछ कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, या कुछ वहाँ पर हम प्रेशर की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं? जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसको हम चेंजमेंट कर देते हैं। और जैसे स्टैंडर्ड कंडीशन आपकी चेंज होगी तो वो आपका होता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे, ये आपका क्या है? गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पर जो हमने जैसे जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में, ठीक है, जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पर आपका क्या था? कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में, और इसके साथ साल्ट ब्रिज ये आपका ऐसे लगा हुआ है। और यहाँ पर हमने किसकी रोड डिप की हुई थी? जिंक सॉलिड। यहाँ पर रोड आपकी क्या थी? इलेक्ट्रोड कॉपर सॉलिड।
अब बात करते हैं जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसमें चेंजमेंट का मतलब क्या है। मतलब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो, 1 मोलर, ठीक है, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, इस सेल का टेम्परेचर है 298 केल्विन और प्रेशर आपका 1 बार। अगर ये कंडीशन आपकी है तो वहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपका सेल है वो किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड कंडीशन में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर बाय चांस अगर हम क्या कर लें, इलेक्ट्रोड अगर अलग अलग ले लें, इनकी जगह पे कुछ और इलेक्ट्रोड के साथ इस रिएक्शन को प्रोसीड करना चाहें और सेल बनाने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि वहाँ पर जो सेल है वो वर्क ही ना करें। तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। अगर हमने ये कंडीशन चेंज की तो वहाँ पर वो जो सेल आपका जो सेल पोटेंशियल निकल के आएगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए आपका जो एक्चुअल चेंज इन फ्री एनर्जी एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए जो यहाँ पर इक्वेशन है वो आपकी डेल्टा जी इक्वल टू डेल जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। क्यू आपका क्या है, वहाँ पर कंसंट्रेशन को लेकर के हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ रखा है। अब डेल्टा जी की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, ये डेल्टा जी की वैल्यू आपकी ये है और स्टैंडर्ड कंडीशन में भी हमने निकाल रखी है। दोनों को जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए क्या वैल्यू आती है। ऐसी कौन सी इक्वेशन है यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा जी की वैल्यू है आपका माइनस एन एफ ई ऑफ सेल इक्वल टू डेल जी की वैल्यू यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रखो माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू, ठीक है। अब ये वाला जो है आपका हम इधर ले जा सकते हैं। तो ये आपका होगा ई ऑफ सेल माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस, और ये आपका इधर आ जाएगा एन एफ माइनस आर टी एल एन क्यू माइनस एन एफ। अब क्या हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये जो प्लस है और ये आपका माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ई ऑफ सेल इक्वल टू ई नोट एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस आर टी एन एफ नेचुरल लॉग क्यू। तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है। ये कौन सी इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ गई आपकी, नर्नेस्ट इक्वेशन। तो पिछले जो हमने लेक्चर में नर्नेस्ट इक्वेशन को पढ़ा है वो कहाँ से यहाँ पे मेजर हुई है उसको हमने पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं ये इक्वेशन आपकी सीधी वहाँ पे रखता तो वहाँ पे हमने गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन नहीं पता था। अब हमें गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन पता है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन पता है तो आप इस इक्वेशन में रख करके नर्नेस्ट इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। एक और आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो इसी फॉर्म में। ये आपका डेल जी, ये आपका यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, ये आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन आ गई है। अगले एक और है आपका डेल जी नोट, यहाँ पर रिलेशन हम निकालेंगे ई नोट ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन के साथ आपका क्यू, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। तो वहाँ पर हमने इसको डील किया हुआ है। तो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या निकाला, ये वाली वैल्यू निकाल दी। अब नर्नेस्ट की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। नर्नेस्ट की वैल्यू जब हमारे पास इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है तो हम क्या करेंगे, हम ई नोट ऑफ सेल के साथ आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन लिख सकते हैं। और हमें पता है, हमने पढ़ रखा है लेक्चर में, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने वहाँ पे बात की है, आप वहाँ पर इसको देख सकते हो, अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रखा है। तो वहाँ पे हमने क्या बताया था आपको कि इक्विलिब्रियम में जब भी इक्विलिब्रियम यहाँ पर फॉर्म होता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो क्या होता है आपका ई ऑफ सेल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे हमने बात कर रखी है ई ऑफ सेल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ई ऑफ सेल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन जिंक 2+, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+, मतलब जिंक 2+ की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना कम आपका ई ऑफ द सेल होगा। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट में क्या किया था, जिंक
2+ की जो कंसंट्रेशन थी वो लेस ले रखी थी और यहाँ पर कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन हाई है। तो जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है तो जिंक ऑक्सीडेशन करके यहाँ पर जिंक +2 की कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी क्योंकि उसको लिबरेट इलेक्ट्रोड के ऊपर होना है। ठीक है, यहाँ पर कॉपर 2+ क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जाकर के लिबरेट होगा और यहाँ पर जिंक 2+ यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर आएगा। मतलब जिंक 2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा, ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाएंगे। और हमें पता है E0 ऑफ सेल आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जिंक 2+, मतलब जितना आपका जिंक 2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी उतना आपका सेल पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, E ऑफ सेल आपका किस कंडीशन में आ जाएगा, 0। जब आपका ये 0 आ जाएगा तो इस वैल्यू से हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं E ऑफ सेल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह हो जाएगा आपका RT_NF_ln_Q। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में इसको अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। यहाँ पर मैं जस्ट आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ क्योंकि हमने क्या किया है, जब हम गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ते हैं तो हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन का रिलेशन आता है और नर्नेस्ट इक्वेशन से ही हम क्या निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए हमने जो हमारा लेक्चर था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के साथ किस तरीके से रिलेशन बनता है वो हमने फाइंड आउट किया। जो आपका रिलेशन है वो ये आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 हो गया है कंप्लीट। आगे हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट।